नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर है हमारा 4th, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में क्या होता था, जो सिंपल सर्किट होते थे हमारे, तो उनको हम सिंप्लीफाई कर देते किसकी मदद से? ओम्स लॉ की मदद से। ठीक है, जो सिंपल सर्किट्स होते हैं हमारे, उनको अगर उनकी वोल्टेज या करंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम सीधा ओम्स लॉ लगा देते और उसको सिंप्लीफाई कर देते। पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे सर्किट्स, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, उनको जब हमें सॉल्व करना हो तो उनमें पोटेंशियल की वैल्यू या फिर हमें करंट की वैल्यू जब निकालनी होती है तो हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। वो क्या है? किरचॉफ्स लॉज है। ठीक है, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्च करा और रिसर्च करके एक कंक्लूड कर दिया दो लॉज में कि एक तो बना दिया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और एक को बना दिया किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि करंट, जो भी करंट होता है, ठीक है, करंट किसी भी सर्किट में एंटर हो रहा है किसी भी पॉइंट पे या उस पॉइंट से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज को किस तरीके से हम मेजर करते हैं, तो यही उन्होंने कंक्लूड किस में कर दिया? किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में। ठीक है, और उसको नाम दे दिया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम फर्स्ट रूल के नाम से भी जानते हैं या फिर जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट स्टेट्स दैट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक है जी, करंट्स एट एनी पॉइंट इज जीरो। ठीक है, एल्जेब्रिक सम मतलब कि समेशन कर दिया सारे करंट्स का और कितना बोल दिया उसको? जीरो बोल दिया। ठीक है, या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जितने भी एक पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है, यहां पे अलग अलग वायर्स कनेक्टेड है, इस तरीके से। ठीक है, अब किसी किसी वायर में क्या है, करंट एंटर करेगा इस जंक्शन की तरफ और किसी में से एग्जिट करेगा। मैंने मान लिया यहाँ पे करंट है कोई I1, ये एंटर कर रहा है इस जंक्शन की तरफ। यहाँ पे कोई करंट है, इसको बोल दिया मैंने I2। ठीक है, इधर कोई करंट है, इसको बोल दिया मैंने I3। ठीक है, तो ये तीन करंट क्या है, इस जंक्शन की तरफ एंटर कर रहे हैं। सेकंड, मैंने ये करंट ले लिया, इसको बोल दिया I4, ये एग्जिट कर रहा है। ये करंट ले लिया I5, ये भी क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सबको सम करूं, I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है, तो उनका सम कितना आना चाहिए? उनका सम आना चाहिए जीरो। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से देखूं मैं, तो दूसरी डेफिनेशन है दिस सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जितने भी करंट्स एंटर कर रहे हैं, कौन कौन से एंटर कर रहे हैं? I3 एंटर कर रहा है, I1 और I2, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका सम कर दिया। ठीक है, और आगे क्या बोला है? इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? दिस सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट पे जितने करंट एंटर कर रहे हैं वो किसके इक्वल होना है? जितने करंट इससे एग्जिट कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो कौन कौन से करंट लीव कर रहे हैं? I4 और I5, तो इनका सम इक्वल्स टू आ जाएगा I4 प्लस I5। ये आ गया मेरा कौन सा? जंक्शन रूल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर फर्स्ट डेफिनेशन देखूं तो सारे करंट्स को मैं क्या करूंगा? कंक्लूड करूंगा किसके इक्वल? जीरो के। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन के इक्वल, सेकंड डेफिनेशन क्या बता रही है मुझे? कि जितने करंट एंटर कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, उतनी ही उसकी वैल्यू इक्वल होगी किसके? जितने करंट एग्जिट कर रहे हैं उस पॉइंट से। ठीक है, तो टोटल करंट क्या है? इक्वल होंगे एंटर करने वाले करंट्स और एग्जिट करने वाले करंट्स। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब देखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, कि कहां किस तरीके से किसकी कौन सी वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, द करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये कोई जंक्शन था, ठीक है, ये कोई वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा कुछ अपना, मेरा। ठीक है, ये करंट है किधर की तरफ जा रहा है? इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट मान लिया मैंने E।
इस पॉइंट को बोल दिया ए, ठीक है। तो ये किधर की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका करंट बोल दिया मैंने क्या हो गया, टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बोल दिया I1, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। अब कोई दूसरा करंट मान लिया मैंने, ये हो गया I2, ये भी किधर की तरफ जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो इसको भी क्या बोल दिया, पॉजिटिव। तो जितने भी करंट जंक्शन की तरफ जा रहे होंगे उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव करंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है, द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अब मैं एंटर करते हुए या फिर टुवर्ड्स जाते हुए तो मैंने देख लिया, अब एग्जिट करते हुए अगर मैं देखूं तो ये बोल दिया मैंने I3 और ये हो गया मान लो I4। ये दोनों करंट्स कैसे हैं, ये कर रहे हैं एग्जिट, इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज कैसी लेनी है मुझको, नेगेटिव लेनी है, तो मैंने बोल दिया -I3 -I4, ठीक है। अगर मैं इनका रिप्रेजेंटेशन करूं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, ठीक है। तो ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन कि ये दोनों करंट क्या है, ये दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो कैसे लिए मैंने, नेगेटिव। ये दोनों करंट क्या थे, एंटर कर रहे थे, टुवर्ड्स जा रहे थे जंक्शन के, तो मैंने लिए इनको पॉजिटिव, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में इसको देखा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ मैंने देखा करंट्स के बारे में, जंक्शन रूल जिसे हम बोल रहे थे, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे जो भी करंट्स एंटर कर रहे हैं उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जितने करंट उस जंक्शन से उस पॉइंट से एग्जिट कर रहे हैं उसके इक्वल होगी, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ये है हमारा लूप रूल, ठीक है। और इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज रूल के नाम से भी जानते हैं, उसको हम करंट के नाम से भी जानते थे, ठीक है, ठीक है। इसको हम करंट रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सेकंड लॉ। सेकंड रूल में क्या है, इट स्टेट्स दैट अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल मस्ट बी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं टोटल पोटेंशियल की किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या है, सम अप कर देंगे, एल्जेब्रिकली हम सम कर दें उनके, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 0, ठीक है। क्लोज्ड लूप की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं चेंज इन पोटेंशियल की, डेल वी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए मेरा, डेल वी इक्वल्स टू आना चाहिए 0, ठीक है। और अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ वी की, तो ये इक्वल्स टू आना चाहिए समेशन ऑफ आई आर के, ठीक है। कि जितनी वोल्टेजेस है सबका एल्जेब्रिकली सम अगर मैं करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी IR यूज हो रहे हैं वहां पे I1 R1 I2 R2 इस तरीके से, ठीक है, उनका सबका सम अप कर दूंगा तो इसी के इक्वल आएगा ये, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूं पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज ड्रॉप या अप हुई है या डाउन हुई है, तो उसका चेंज कितना आएगा, डेल वी इक्वल टू आना चाहिए जी। यही रूल मेरा क्या बोला जाता है, वोल्टेज का रूल या फिर किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब एक इसमें सर्किट देखते हैं, अच्छा इसमें साइन कन्वेंशन है, ये तो देखिए इस तरीके से, ठीक है। करंट कुछ पास हुआ, ये करंट बोल दिया मैंने I, ये रेजिस्टेंस है R, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी होगी, V इक्वल्स टू होगा हमारे पास I R, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँ, रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, ये मान लो R1 है, यहाँ पे कोई दूसरा रेजिस्टेंस और जोड़ दिया मैंने, ये हो गया R2, ठीक है। तो इसमें कुछ करंट बना, करंट आई गया I R1, इसकी वजह से I R2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टोटल वोल्टेज अब भी V इक्वल टू किसके इक्वल होगी, I R1 प्लस I R2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो सेकंड रूल लगेगा वो क्या बोलेगा कि समेशन, टोटल जो वोल्टेज होगी एल्जेब्रिकल सम होगा जो वोल्टेज का, वो इक्वल होगा करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के, और उनके भी एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें साइन कन्वेंशन, जिस तरीके से हम लास्ट करंट रूल में भी देख रहे थे साइन कन्वेंशन, सेम उसी तरीके से हम साइन कन्वेंशन देखेंगे इस वोल्टेज रूल के भी, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है कि EMF ऑफ ए सेल
इज टेकन एज पॉजिटिव, कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो कैसा लिया जाएगा, वो पॉजिटिव लिया जाएगा। कब? इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये मान लिया कोई सेल या बैटरी है कोई, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। अगर मैं इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूं, मैं इसकी रीडिंग देख रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू कैसी ली जाएगी, ठीक है, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा पॉजिटिव E। ईएमएफ की वैल्यू कैसी ली जाएगी, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूं तो E की वैल्यू आएगी मेरी पॉजिटिव, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट रूल, साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज नेगेटिव। अब क्या है, पहले हम पॉजिटिव ले रहे थे, अब क्या लेंगे, नेगेटिव। कंडीशन क्या चेंज हुई है, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्सर इज फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पहले मैं ट्रेवल कर रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। अब मैं ट्रेवल कर रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेकंड कंडीशन में, तो मेरी V की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का, ठीक है। तो अब ईएमएफ की वैल्यू क्या मानी जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी, ठीक है। तो ये किस में आ गया, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं तब, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द करंट रेजिस्टेंस IR प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। जो IR है वो कैसा लिया जाएगा, वो लिया जाएगा पॉजिटिव। अब कब पॉजिटिव लिया जाएगा, इफ द रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। मतलब कि करंट की डायरेक्शन, मान लो ये सर्किट है, ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट की डायरेक्शन है ये वाली, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आएगी IR की, प्रोडक्ट जो है IR, ठीक है, तो वो कैसी ली जाएगी, प्लस IR ली जाएगी, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब करंट की डायरेक्शन में ही मैं रेजिस्टेंस की डायरेक्शन एज्यूम करूंगा, ठीक है। सेकंड आता है करंट के लिए ही, कि अगर मैं इसके प्रोडक्ट को नेगेटिव लूं तो वो कब लिया जाएगा, जब मैं रजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट, ठीक है। जो मैंने एज्यूम्ड करंट लिया है, अगर रेजिस्टेंस को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं लेके चलूं, तो उस कंडीशन में जो IR का प्रोडक्ट है वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ये मान लिया मैंने, रेजिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और अब मैं क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूं, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला तो IR कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूं तो IR की वैल्यू आएगी मेरी नेगेटिव, मतलब कि माइनस IR। तो ये हो गए लूप रूल के साइन कन्वेंशन। क्लियर है? अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो ईएमएफ है मेरे पास, अलग अलग रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और अलग अलग वैल्यू है करंट की, ठीक है। तो पहले कंडीशन लूंगा मैं इन लूप, ठीक है। कौन सी लूप लूंगा मैं, A B C F, ये लूप ली मैंने, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में कहां से कहां की तरफ चला, मैं चला A से B की तरफ। जब मैं A से B की तरफ चल रहा हूं तो ईएमएफ कैसा लिया जाएगा, माइनस से पॉजिटिव की तरफ गया, तो E1 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। क्लियर है? सेकंड कंडीशन है मेरी, रेजिस्टेंस है R1 और करंट है I1, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव I1 R। क्लियर है? अब आगे चला B से C, ना तो यहाँ पे कोई सेल है ना यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट चला मैं C से F की तरफ, तो C से F की तरफ चलते टाइम मुझे दिख रहा है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि मैं C से F की तरफ चल रहा हूँ और करंट की डायरेक्शन क्या है, F से C की तरफ है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी मेरी वो कैसे आएगी, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव I2 R2। क्लियर? अब रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद क्या आ गया, ईएमएफ आ गई दूसरी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव E2, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल इक्वल्स टू आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू नहीं आएगा, ये आएगा प्लस I1
R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास रिलेशन कौन से लूप का, ए बी सी एफ ए का। क्लियर है, तो ए बी सी एफ ए क्लियर हो गया। सेकंड लूप जो मेरा लिया जाएगा वो सी डी ई एफ सी, इन लूप सी डी ई एफ सी, ये है सेकंड लूप। ठीक है, इसमें वैल्यू क्लियर हुई है हमारी ए बी सी एफ ए में। ठीक है, अब सेकंड लूप देखेंगे कि सी से कहां तक गया, डी तक गया, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आनी। फिर डी से कहां पे जा रहे हैं हम, ई पे जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो करंट भी फ्लो सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा I1 प्लस I2 और आ गया R3। ठीक है, डी से ई तक पहुंच गए हम, डी से ई के बाद ई से एफ में कोई रेजिस्टेंस कोई ईएमएफ नहीं है हमारे पास। फिर एफ से और सी तक पहुंचे हैं, तो एफ से सी तक जाते टाइम हम क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन भी सेम है करंट के, और जो रेजिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो मेरे पास आ जाएगा प्लस E2 और प्लस I2 R2 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, टोटल जो वोल्टेज आ गया, चेंज इन वोल्टेज क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करूं मैं तो I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2 प्लस E2 इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 0। ये आ गई मेरी सेकंड लूप की इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आई, सेकंड इक्वेशन ये आई। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल से हमें ये चीजें क्लियर हुई है कि कहाँ पे ईएमएफ पॉजिटिव लेना होता है, कहाँ पे ईएमएफ नेगेटिव लेना होता है, और आई की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होनी है। ये सारी चीजें हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लूप के अकॉर्डिंग करते हैं कि लूप हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। क्लियर है, तो ये आगे मेरे एग्जाम्पल के बेसिस पे इक्वेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे कुछ डिफरेंस है फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में। ठीक है, अब वो डिफरेंसेस क्या है ये देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट रूल की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, समेशन ऑफ आई, समेशन सारे करंट्स को या तो वो एंटर कर रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं, वो इक्वल्स टू किसके होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल डेल वी, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या फिर समेशन ऑफ वोल्टेज को हम किसके इक्वल देंगे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के इक्वल देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, ये जो रूल है हमारा करंट रूल है वो ओपन सर्किट हो या फिर क्लोज सर्किट हो, ये दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड की तो ये किस में एप्लीकेबल है, सिर्फ क्लोज में, ये सिर्फ क्लोज्ड लूप में ही काम करेगा। अगर लूप क्या है, ओपन है, तो हमारा सेकंड रूल काम नहीं करेगा, किसमें, ओपन कंडीशन में। क्लियर है चीज। थर्ड पॉइंट आता है, दिस लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए, अगर कहीं करंट फ्लो कर रहा है, एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, ठीक है, तो एंटर करते टाइम क्या है, चार्जेस एंटर करेंगे। ठीक है, एग्जिट करते टाइम, करंट एग्जिट करते टाइम क्या होगा, चार्जेस एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये किसको कंजर्वेशन, किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो कर रहा है कि नेट चार्ज कहीं पे जितना एंटर कर रहा है उतना ही क्या करेगा, एग्जिट करेगा। क्लियर है, और नेट चार्ज कितना आ जाएगा वहां पे, नेट करंट आ गया 0 तो नेट चार्ज भी आ गया। चौथी चीज है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन या फिर करंट रूल। इस लॉ को हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं या फिर करंट रूल के नाम से भी जानते हैं। अब इधर आ जाइए, इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे किसका लेना देना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लेना देना है कि कितनी एनर्जी है वो कंजर्व है नहीं है, या एक जगह से दूसरी जगह कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ये सारी सपोर्ट करेगा सेकंड रूल। ठीक है, फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं, लूप रूल के या फिर वोल्टेज रूल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे फर्स्ट रूल में और सेकंड रूल में। नेक्स्ट चलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है,
अगर मैं व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करूं, एक्चुअल में इसका यूज कहाँ पे हुआ, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो यूज हुआ वो इसलिए हुआ सिर्फ कि एक अरेंजमेंट फॉर्म करा, ठीक है, और उसमें एक अननोन रेजिस्टेंस है कोई, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इस वैल्यू को जब हम निकाल रहे हैं तो हम पहले से ही जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उनमें जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे उनकी वैल्यू हमें पहले से ही नोन होगी, ठीक है। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। जब 4 रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, 4 में से किसी एक की वैल्यू क्या होती है, अननोन होती है, और 3 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास पहले से ही नोन होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, इट इज द अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट, 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज के फॉर्म में, ठीक है। विच इज यूज्ड, वो किस लिए यूज किया जाएगा, द मेजरमेंट ऑफ वन अननोन रेजिस्टेंस, ये रहा, ठीक है। वन अननोन रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, ठीक है, कब, जब इन टर्म्स ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस, जब हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस पहले से प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चारों जो भी रेजिस्टेंस है उनको एक ब्रिज की फॉर्म कर देंगे, ब्रिज फॉर्म कर देंगे। उसमें 3 की वैल्यू हमें पहले से पता है, एक की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उस एक वैल्यू को निकालने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका नाम दे दिया P, इसको बोल दिया Q, ये कोई R और ये कोई S। यहाँ पे मैं यूज करूंगा गैल्वेनोमीटर G, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करूं तो ये होगी एक की, ये हो गया स्विच, इसको बोल दिया की, ये हो गया मेरा स्विच। स्विच बोल लो की बोल लो एक ही बात है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया मेरे पास, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से करंट बना, इसको बोल दिया मैंने आई। अब यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके इसका कुछ नाम रखेंगे हम, इसको बोल दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आई करंट है, यहाँ से ये आई जा रहा है, अब इसको 2 पॉइंट्स में स्प्लिट होना है, आगे 2 पॉइंट में इसको स्प्लिट होना है, तो मैंने कुछ नाम रख दिया इसका, इसका बोल दिया I1, इसका नाम रख दिया, टोटल में से I1 गया I माइनस I1, ठीक है, इस इक्वल्स टू बोल दिया मैंने इसको I2, ठीक है। अब ये I1 आगे गया, आगे जाके 2 जगह फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये एक तो इस गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रहा है इस आर्म में, और एक आगे की तरफ जा रहा है इसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल दूंगा, आई, यहाँ पे इस करंट को बोल दो कि ये गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, तो इसको बोल दिया मैंने आई स्मॉल जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं I1 में से IG गया तो इधर कितना बचा, I1 माइनस IG, ये वाला, क्लियर है। अब आगे चलें, अब P पे, R पे और Q पे तो आगे करंट, अब बचा S, S में यहां से करंट जा रहा है, ये रहा कौन सा वाला I2, यहाँ पे पहुंच गया करंट I2, ठीक है। यहां से I2 आया, ऊपर से IG करंट और फ्लो होके आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये IG, क्लियर है। तो S में, S रेजिस्टेंस में कितना करंट है, I2 प्लस IG करंट यूज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें लूप रूल, ठीक है, उसमें क्या होता था, अलग अलग लूप यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन हमको लेनी है, जब मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया है, चल रहा है पूरा, ठीक है, तो एक कंडीशन आएगी जिसमें जी की वैल्यू आ जाती है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू आ जाती है 0। अच्छा, गैल्वेनोमीटर हमने अगर यूज करना है तो किस लिए यूज करना है, गैल्वेनोमीटर हम यूज करेंगे डिटेक्टिंग द करंट, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर 0 वैल्यू आ रही है तो इसको हम कंडीशन मानते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में ब्रिज, जी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये है व्हीट स्टोन ब्रिज एक बैलेंस्ड कंडीशन में। देखिए
पहली लूप में यूज करूंगा इन लूप। कौन सी लूप? स्टार्ट करेंगे हम ए बी डी ए, तो ए बी डी ए ये वाली लूप में यूज करूंगा। अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो इस कंडीशन में पी के पास कितना करंट, तो पी आई वन। ठीक है, तो इसमें आगे मेरी वोल्टेज की वैल्यू, पी में करंट जा रहा है आई वन। ठीक है, तो आई वन पी आ गया इसकी वोल्टेज। सेकंड लूप में देखूं तो बी से डी की तरफ, तो बी से डी की तरफ करंट कितना जा रहा है, आई जी। और गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो इसमें बोल दिया मैंने आई जी कैपिटल जी, ये वाला। ठीक है, थर्ड अगर मैं देखूं तो अब बचा मेरे पास डी से ए की तरफ, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन है करंट के। करंट की डायरेक्शन ए से डी की तरफ है और हमें चलना है डी से ए की तरफ, तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा माइनस। माइनस क्या, रेजिस्टेंस आर है, करंट कितना है आई टू, तो आई टू आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं आई टू को, तो आई टू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आई टू की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस आई वन। आई माइनस आई वन, ठीक है, इंटू आर इक्वल्स टू, ये क्लियर है। अब आते हैं सेकंड लूप पे। इन लूप कौन सी, हमारे पास ए बी डी ए तो हो गई, अब सेकंड लूप बचती है बी सी डी बी। तो हमने सेकंड लूप यूज कर ली बी सी डी। ठीक है जी, इसको बोल दिया इक्वेशन। ठीक है, बी सी डी वी। अब सेकंड लूप की बात करें, पहले बी से सी की तरफ चले तो करंट की डायरेक्शन भी सेम है, आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सेम डायरेक्शन है। फिर हम सी से डी की तरफ चले तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस कंडीशन में माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस, माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस। थर्ड कंडीशन मेरी बनती है डी से बी की तरफ, तो डी से अगर बी की तरफ जा रहा हूं तो इस कंडीशन में आई जी जी, ये आ गया नेगेटिव आई जी इंटू इक्वल्स टू, ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम इस सर्किट को कंप्लीट सर्किट मान के ही ये सारी इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मेरे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन वन है जिसकी वैल्यू है आई वन पी प्लस आई जी जी माइनस आई वन आर इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन अगर मैं देखूं, सेकेंड कंडीशन है मेरे पास ये वाली, तो इसमें क्या है कि आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो। ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं बात करूं, ये दोनों इक्वेशंस मैंने यूज कर ली, बट इसमें क्या है, बैलेंस कंडीशन बन रही हो। ठीक है, बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की जीरो वैल्यू आ जाएगी और जो आई जी है करंट है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि इस आर्म में जो बी डी आर्म है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करे, तो उस कंडीशन को मैं बोलूंगा कौन सी, बैलेंस्ड कंडीशन। मैंने बोल दिया बैलेंस्ड कंडीशन। ये आ गई बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, आई जी इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या आ गई करंट की, बी डी आर में जीरो आ गए। अब इक्वेशंस को उठा के लाएंगे हम। ठीक है, आई वन पी प्लस आई जी जी, आई वन पी प्लस आई जी जी। ठीक है, और क्या था, माइनस आई वन आर इक्वल्स टू जीरो। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, आई वन माइनस आई जी क्यू, आई वन माइनस आई जी क्यू। ठीक है, और आई टू प्लस आई जी एस, आई टू प्लस आई जी एस, और
माइनस आई जी जी इक्व टू 0 और माइनस आई जी जी इक्व टू, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं करंट की वैल्यू आई जी की वैल्यू 0 मान रहा हूँ तो ये वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में आई वन पी ये 0 है। अब इधर आ जाते हैं, देखिए इस सर्किट में अगर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 0, तो ये क्या वैल्यू बचेगी, ये आई वन माइनस आई जी, तो ये बचा सिंपल आई वन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या रहा मेरा आई माइनस आई वन। क्लियर है, आई माइनस आई वन। और इस कंडीशन में ये क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास आई टू। ठीक, आ जाइए आई वन पी, सेकेंड कंडीशन आई माइनस आई वन, ये है आर के साथ, तो मैंने यूज कर लिया आई आर माइनस प्लस आई वन आर इक्वल्स टू। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि अगर इसको मैं क्या यूज कर रहा था, आई टू यूज कर रहा था, तो इस कंडीशन की मुझे जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं क्या यूज कर दूंगा, आई वन पी माइनस आई टू आर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, मैं मुझे पता था आई माइनस आई वन को मैं आई टू बोल रहा था, तो आई टू मैं सीधा यूज कर दूंगा यहाँ पे आई माइनस आई वन की जगह, तो आई टू आर इक्वल्स टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई मेरे पास। यहां से सिंप्लीफाई करो, आई माइनस आई जी, तो ये अगर 0 है तो ये बन गया आई वन। क्लियर, सेकेंड कंडीशन ये भी क्या है 0, ये भी 0 और ये पूरा भी 0, तो यहां से कंडीशन क्या बनी माइनस आई टू एस इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, इसको बोल दिया मैंने ये थर्ड है, ये बनी फोर्थ। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई और करूं तो और सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये एट द एंड वैल्यू बनेगी आई वन पी इक्वल्स टू आई टू, ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, इसको मैंने इक्वल के उधर की साइड पहुंचा दिया, तो आई वन पी इक्वल्स टू आई टू आर। इधर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास वैल्यू बनी आई वन क्यू इक्वल्स टू आई टू। ठीक है, तो आई वन पी इक्वल्स टू आई टू आर और आई वन क्यू इक्वल्स टू आई टू एस। अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशंस को, इसको और इसको, दोनों को क्या कर दूं मैं डिवाइड कर दूं। ठीक है, मान लो ये थर्ड है, इसको थर्ड ही मान लो सीधा, और इसको मान लो फोर्थ, तो मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड 3 बाई 4। थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड करने के क्या आया, आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल्स टू आई टू आर अपॉन आई टू एस, आई टू से आई टू, आई वन से आई वन, तो एट द एंड फाइनल मेरा जो बना है P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ये बनेगा मेरे पास फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, कि जो भी चार रेजिस्टेंस मैंने यूज किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, उनका जो रेशियो आना है वो आना है ये, तो P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ये आ गया फाइनल। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू अननोन है और तीनों की क्या है नोन है, तो मैं इस फॉर्मूले में प्लेस करूंगा वैल्यू और इसकी भी फाइंड कर लूंगा कि कितनी अननोन वैल्यू इसकी रही होगी। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अब है कुछ मेरिट्स है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है जी, अब बात करूं मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो ये कैसा मेथड है, एक नल मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर यूज होता है, और गैल्वेनोमीटर क्या है, जब रीडिंग 0 शो करता है तो ही ये काम करता है प्रॉपर। ठीक है, तो इट इज ए नल मेथड, so the resistance measured in this case is not affected by the internal resistance। जो अभी हमने ईएमएफ के टाइम पे पढ़ा है, ईएमएफ में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नल मेथड है जिसमें किसी भी इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई अफेक्शन नहीं होता है, मतलब कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, इसकी मेजरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड है, नो मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एज दे आर नॉट आइडियल वंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, ना तो करंट की ना वोल्टेज की, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी आइडियल नहीं है। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर डू नॉट अफेक्ट
मेजरमेंट। जो रजिस्टेंसेज होते हैं, एमीटर हो या हमारा वोल्ट मीटर हो, वो अफेक्ट नहीं करते हमारी मेजरमेंट को। क्लियर है? द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बाय इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन आर्म पी एंड क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो अननोन रेजिस्टेंस है वो मेजर किया जा चुका है या कर सकते हैं हम उसको हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ, मतलब बहुत प्रॉपर उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किसके बेसिस पे? बाई इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? पी और क्यू वाले रेजिस्टेंस के आर्म्स के रेशियो को इंक्रीज करके हम उसकी एक्यूरेसी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।